हाँ जी, नमस्कार बंधु। मैं BS चौधरी गंगापुर सिटी से एक बार फिर से आपका BS कैंपस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए बंधु, जुड़िए हमारे साथ। तो देखिए, हम आज की क्लास में जो आपके साथ में चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा रहेगा, पार्ट हमारा रहेगा घड़ी क्लॉक टेस्ट। क्या पढ़ने वाले हैं बंधु? हम क्लॉक टेस्ट घड़ी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मैं घड़ी के बारे में आपको अवगत करा दूं। घड़ी टॉपिक से आपसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और घड़ी वाले प्रश्नों में अक्सर विद्यार्थी जूझ जाते हैं, उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। कुल मिला के वैसे देखो, सच्चाई तो ये है, घड़ी पार्ट आपका कैलकुलेशन का पार्ट है। इसमें अनेक प्रकार की कैलकुलेशन आपसे करवाई जाती हैं। तो देखिए सर, मैथ वाली कैलकुलेशन इसमें होती हैं, लेकिन मैथ के अलावा भी अन्य कई प्रकार की क्रियाएं इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए सर, घड़ी के बारे में बिल्कुल हम शून्य से लेकर शिखर तक की शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक डालिए सर, आपका क्लॉक टेस्ट घड़ी। तो देखिए, इस घड़ी में अपन को क्या पढ़ना है, हेडिंग डालिए। टॉपिक अपना रहेगा सर घड़ी, अंग्रेजी में बोलें तो मेरे भाई क्लॉक टेस्ट। घड़ी अंग्रेजी में लिखोगे तो CLOCK, क्लॉक टेस्ट। क्लॉक टेस्ट आज की क्लास में ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप पेन पेपर लेके बैठे होंगे, नोट्स तैयार कर रहे होंगे। तो अपने रजिस्टर को उठाइए और भैया जी फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, घड़ी क्लॉक टेस्ट। तो क्लॉक के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, इन चीज़ों पर पहले जाने। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, क्लॉक के अंदर हमसे सबसे पहले जो छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से संबंधी होते हैं। मैंने क्या कहा सर, मेरी बात सुन पा रहे हो? घड़ी में सबसे पहले जो आपके छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, सबसे लो पैटर्न आपका जो बनता है वो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से संबंधी बनता है। तो देखिए, आप यहाँ गौर करेंगे कैसे प्रश्न होते हैं हमारे दर्पण प्रतिबिंब से संबंधी और कैसे प्रश्न होते हैं हमारे जल प्रतिबिंब से संबंधी। तो सबसे पहले मैं घड़ी के अंदर आपका दर्पण प्रतिबिंब से संबंधी स्थिति पर विचार करूँगा। तो देखिए, दर्पण प्रतिबिंब वाली स्थिति हमारी क्या है। तो मेरा आप सबसे पहले टाइप नंबर 1 डालेंगे, घड़ी के अंदर टाइप नंबर 1 डालेंगे और वो टाइप रहेगा सर आपका दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। तो ये सर आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। हम सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित जो आपके प्रश्न हैं इनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, दर्पण से संबंधी जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं ये किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कैसे सर इनका हम सवाल जवाब करते हैं। तो दर्पण से संबंधी प्रश्नों को जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो बंधुओं, दर्पण से संबंधी प्रश्नों की तरफ हम आगे बढ़ें तो उससे पहले ये जान लीजिए कि दर्पण बीमारी क्या है। दर्पण प्रतिबिंब आपका बीमारी क्या है। नाम जल का भी आता है, लेकिन बात कर रहा हूं मैं दर्पण प्रतिबिंब की। तो ये दर्पण प्रतिबिंब बीमारी क्या है। तो दर्पण की सबसे पहले तो आप परिभाषा जान लीजिए। क्या जान लीजिए सर? डेफिनेशन जान जलीजिए। दर्पण की परिभाषा क्या है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको दर्पण की बता दूं। तो देखिए, परिभाषा बनेगी, जब किसी अक्षर, संख्या, शब्द, आकृति के, जब किसी अक्षर, संख्या, शब्द, आकृति के बाएं या दाएं दर्पण लगा दिया जाए। दर्पण कहाँ लगा दिया जाए? बाएं या दाएं दर्पण लगा दिया जाए। तो यानी दर्पण को भैया जी बाएं, आकृति के बाएं या दाएं दर्पण लगा दिया जाए
तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब को, इससे बनने वाले प्रतिबिंब को दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। इससे बनने वाले प्रतिबिंब को बंधुओं कौन सा प्रतिबिंब कहा जाता है? दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। तो एक बार फिर सुने सर, जब किसी अक्षर, संख्या, शब्द, आकृति के बाएं या दाएं दर्पण लगा दिया जाए तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब को दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अक्षर लिया, तो अक्षर जैसे मैंने आर ले लिया मेरे भाई, जैसे मैंने सबसे पहले आर ले लिया, तो आर के मैं दर्पण को बाएं लगा दूं या दाएं लगा दूं, तो बाएं या दाएं लगाने से आर का जो प्रतिबिंब बनता है इसको अपन दर्पण प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बात की थी अक्षर की। किसकी बात की थी? अक्षर। तो अक्षर के बारे में आपको बता दूं, ये अक्षर मैंने आर ले लिया और आर के मेरे भाई, आर के मैंने दाहिनी तरफ एक दर्पण लगा दिया। क्या लगा दिया? यहाँ पर मैंने दर्पण लगा दिया। आर के ये दो भाग हैं, आर के दो हिस्से हैं, आर का ये दायां है और आर का ये बायां है। तो मैं आपको बता दूं, दर्पण में देखने पर, दर्पण की ये तो परिभाषा, जब किसी अक्षर, संख्या, शब्द, आकृति के बाएं या दाएं दर्पण लगा दिया जाए तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब को दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। दर्पण को बाएं लगा दे या दाएं लगा दे, इससे जो प्रतिबिंब तैयार होता है वो हमारा दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। अब दर्पण की विशेषता क्या है, वो कान खोल के सुनिए। दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर, ध्यान से सुने मेरी बात को, दर्पण की विशेषता क्या है? दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर वस्तु का बाएं वाला भाग दाईं तरफ दिखाई देता है और दाएं वाला भाग मेरे बंधुओं बाईं तरफ आ जाता है। ये दर्पण की विशेषता है। तो देखिए सर, आर का बायां दायां बदलेगा, तो ये जो आपका आर है ये दर्पण प्रतिबिंब में आपको ऐसा नजर आएगा। आर आपको दर्पण में ऐसे नजर आएगा। ये तो बात हुई सर अक्षर की। अब बात करें बंधुओं हम संख्या की, तो कोई भी संख्या अगर हम दर्पण में लें तो संख्या कोई भी मत लीजिए। संख्या आपने 5 ले ली, संख्या क्या ले ली सर? 5 ले ली, और 5 को हम दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो मैंने दर्पण लगा दिया सर। 5 के इस बार मैंने दर्पण इधर लगा दिया, तो 5 का ये दायां भाग है और 5 का ये बायां भाग है। तो मैं कितनी बार कह रहा हूं, दर्पण में बायां दायां बदल जाता है। तो ये 5 दर्पण में आपको कैसे दिखाई देगा? तो 5 दर्पण में आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? दर्पण में जो चीज दाएं थी वो पलट करके बाएं आ गई। कहाँ आ गई रे? बाएं। और जो बाएं थी वो पलट करके कहाँ चली गई? दाएं चली गई। तो ये अक्षर के बारे में देखा, ये संख्या के बारे में देखा। अभी मैं बंधुओं आपको शब्द के बारे में बता देता हूं। तो कोई भी आप शब्द ले लीजिए XYZ। तो मैंने एक शब्द ले लिया सर, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए मैंने एक शब्द ले लिया। शब्द मैंने ले लिया सर FOG, फॉग ले लिया। क्या ले लिया सर? फॉग ले लिया। एक शब्द और मैंने ले लिया सर आपका XYZ, कोई भी ले लीजिए। जैसे मैंने एक शब्द ले लिया स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग ले लिया। क्या शब्द लिया है बंधुओं? मैंने स्ट्रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल किया है, स्ट्रॉन्ग STRONG। तो देखिए, जब इसको हम दर्पण में देखेंगे, किस में देखेंगे बंधुओं? जब हम इसको दर्पण में देखेंगे स्ट्रॉन्ग को, तो देखिए आर, ये आपका फॉग है, फॉग के यहाँ दर्पण लगा हुआ है और इधर वापस मेरे बंधु दर्पण लगा हुआ है। तो फॉग दर्पण में कैसे दिखाई देगा? तो बंधु मैं एक बात और बता दूं, देखिए दर्पण में जो चीज बाएं होती है वो दाएं दिखाई देती है, जो दाएं होती है वो बाएं दिखाई देती है। ठीक है सर। और एक बात और सुने, जो चीज दर्पण के जितने पास होती है वो पलट करके उतने पास ही दिखाई देती है, और जो दर्पण से जितनी दूर होती है वो वस्तु उतनी ही दूर चली जाती है। तो मुझे एक बात बताओ सर, प्रतिबिंब बताने से पहले एक बात बताओ, ये दर्पण रखा हुआ है, ये आपका क्या रखा हुआ है? दर्पण। दर्पण के पास में कौन है सर? आपका G है, और दर्पण से दूर कौन है? आपका F है। तो दर्पण के पास में F है, तो ये दर्पण के पास में दूर F है और पास में आपका G है। तो प्रतिबिंब जब बनेगा तो बायां दायां तो पलटेगा,
लेकिन जो चीज पास में वो पास दिखाई देगी और जो चीज दूर है वो दूर दिखाई देगी। तो जी दर्पण के पास में था, तो प्रतिबिंब में, यहां पर प्रतिबिंब बता रहा हूं सर, मैं प्रतिबिंब की बात कर रहा हूं। तो देखिए प्रतिबिंब बनाए मैंने, ये क्या बनाए सर, प्रतिबिंब। तो बताइए जी पास में, तो पास में दिखाई देगा, ओ पास में है, देखो फिर एफ दूर है तो दूर दिखाई देगा। लो जी सर, ये आपका एफ ऐसे दिखाई देगा। बात करें सर हम आपके स्ट्रॉन्ग की, तो देखिए स्ट्रॉन्ग में आपका जी पलटेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जो चीज पास में वो पास दिखाई देगी और जितनी दूर है दर्पण से वो दूर जाएगी। तो देखिए जी की बात करूं तो देखिए यहाँ जी होगा, एन पलट जाएगा, और एन जब आपका पलट जाएगा तो एन आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, क्योंकि एन का ये दायां हिस्सा था, एन का ये दायां हिस्सा था, एन का ये बायां हिस्सा था, ये पलट गया, एन ऐसे हो जाएगा, ओ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात करें सर हम आर की, आर आपका पलट जाएगा। बात करें हम टी की, टी भैया आपका सेम दिखाई देगा। और बात करें हम आपके एस की, तो एस भी आपका दर्पण में बदल जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैं दर्पण प्रतिबिंब के बारे में आपकी परिभाषा को, हाँ जी, डेफिनेशन को परिभाषित कर रहा हूं। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब में स्थितियां आपकी ऐसे बदल जाती हैं। अब बात ये सर आपके शब्द की हो गई, लेकिन अब कोई आकृति दे दे, क्या दे दे बंधुओं, आकृति दे दे। तो आकृति में हम किसी चीज को ले सकते हैं। यहां पर देखिए अभी मैं आकृति के बारे में बता दूं, तो यहां पर कोई आकृति ले ले, तो आकृति में कोई और नहीं, एक छोटी सी आकृति ले रहा हूं आपके लिए। हाँ जी सर, दर्पण प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं हम, तो आकृति में देखिए सर, दर्पण प्रतिबिंब में आकृति का दर्पण प्रतिबिंब देखिए। तो यहां पर एक मैंने भैया जी यह आपका स्वास्तिक चिन्ह ले लिया। क्या ले लिया भैया, स्वास्तिक चिन्ह। तो आकृति का दर्पण प्रतिबिंब देखने का हम प्रयास कर रहे हैं। लो जी ये स्वास्तिक चिन्ह मैंने आपका ले लिया है। अब ये स्वास्तिक चिन्ह को मुझे दर्पण में देखना है। किस में देखना है भैया, दर्पण में देखना है। तो आप एक बात सुनिए, इसमें मैं कुछ एरो के निशान लगा देता हूं। देखिए यहां पर एरो का एक निशान मैंने इधर लगा दिया, एरो का निशान मैंने एक इधर लगा दिया, इधर से एक एरो का निशान मैंने इधर लगा दिया है। गौर करिएगा मेरी बात पर, जो यहां पर मैं प्रयत्न कर रहा हूं। यहां पर मैंने सर एक एरो का निशान यूं खड़ा लगा दिया, मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है सर। और यहां पर एक एरो का निशान मैंने इधर से कर दिया। ठीक है सर, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। यहां पर सर मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ये ट्राइंगल बना दिया है, और यहां पर बंधुओं एक गोला बना रहा हूं, और गोले के अंदर एक एस का निशान, गोले के अंदर एक स्थिति ऐसे मैं बना रहा हूं। तो अब मैं चाहता हूं कि इसका आप दर्पण प्रतिबिंब मुझे बताएं। अब आप कह रहे हो सर क्लॉक में इनकी आवश्यकता क्या पड़ गई, क्लॉक पढ़ा रहे हो या फिर आप दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा रहे हो। सर मैं दर्पण प्रतिबिंब के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं, इसके बाद आपके क्लॉक से संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी तरफ चलूंगा। तो देखिए मेरे बंधुओं, यहां पर इसका प्रतिबिंब हमको बताना है। तो प्रतिबिंब को पहले गौर से देखें। देखिए ये दर्पण का, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये स्वास्तिक चिन्ह का दायां है। क्या है रे, दायां, क्योंकि इसके दो भाग करेंगे, इधर वाला भाग दायां होता है और इधर वाला भाग कौन सा होता है बंधुओं, ये बायां भाग है। सुनिए, बायां भाग दर्पण में देखो ये ऊपर दिखाई दे रहा है। कहां दिखाई दे रहा है, ऊपर। और देखिए सर ये आपका दायां भाग है, ये दायां भाग है, और ये दायां भाग तुम्हें कहां दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है। और यहां पर बंधुओं ये हमारा कौन सा भाग है, ये बायां भाग है। अब आपको क्लियर पता है दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का क्या बदलता है, दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का बायां और दायां बदल जाता है। तो देखिए बायां दायां जब पलटेगा तो सबसे पहले परिवर्तन इसमें ही करिए। तो ये जो वस्तु का दायां भाग है ये बाएं जाएगा, और जो बाएं है वो दाएं जाएगा। तो सबसे पहला परिवर्तन मैं आपको बता दूं, सबसे पहला परिवर्तन जो यहां दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा। बोलिए सर, ये दायां भाग इधर आ गया, यानी बाईं तरफ आ गई। इस रेखा की बात कर रहा हूं, ये दाएं थी, ये बाएं आ गई। ये रेखा बाएं थी, तो ये बाएं से कहां चली गई, दाएं चली गई। अब मुझे एक बात बताइए बंधु, इसके साथ में एक रेखा थी, इस कॉर्नर में इधर बाईं तरफ जा रही थी। तो बताइए ये रेखा कॉर्नर में बाईं तरफ जा रही थी, तो ये जो तीर का निशान है, एरो का निशान है, बोलो सर ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। अब सुनिए सर स्थिति को और देखिए, ये आपने पलट दिया, ये स्थिति आपने पलट दी ऐसे, इसको और पलट दीजिए, ये बाएं है और ये स्थिति दाएं है। तो ये स्थितियां पलटेंगी, और ये स्थितियां जब पलटेंगी तो मेरे बंधुओं गौर करिए, जो चीज बाएं है, ये चीज बाएं है तो ये दाएं जाएगी, और जो दाएं वो बाएं आएगी। लेकिन एक बात पे गौर करना, मैं बताऊंगा अभी,
स्थितियां पलट रही हैं। देखो सर, ये स्थिति पहले दाएं थी तो अब कहां आ गई, बाएं आ गई, और ये स्थिति पहले बाएं थी अब कहां चली गई, दाएं चली गई। देखिए सर, परिवर्तन पर गौर करिए। ये स्थिति थोड़ी सी मैं संभाल के दिखा देता हूं आपको। हाँ जी, संभाल के बता देता हूं। ये परिवर्तन मेरे हिसाब से कुछ ऐसे होगा। ऐसे जब परिवर्तन होगा तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले इसका परिवर्तन कर रहे हैं तो ये जो एरो का निशान था ये ऊपर था तो ये ऊपर ही रहेगा। यहां पर एक विशेषता बताने वाला हूं आगे में। दर्पण की सबसे बढ़िया बात, ध्यान रखने वाली जो बात है, दायां बायां तो बदलता है, लेकिन मैं एक काम की बात बताने वाला हूं। हाँ जी, बात को आप गौर से सुनेंगे। हाँ भाई देखो, ये मैं कहना चाहता हूं, ये एरो का निशान जो यहां था ये यहीं लगेगा। लो जी सर, अब बताइए, इसमें एक ट्रायंगल था तो ये ट्रायंगल भैया जी यहां पर दिखाई देगा आपको, ये ट्रायंगल इधर दिखाई देगा। बड़े छोटे से कंफ्यूज नहीं हो जाएगा होगा। हाँ जी सर, मैं केवल परिवर्तन करके बता रहा हूं। हाँ भाई, इसके बाद में बताइए, इसमें एक एरो का निशान इधर था, इसमें एक एरो का निशान आपका किधर जा रहा था, एरो का निशान आपका इधर जा रहा था। तो ये एरो का निशान आपको इधर दिखाई देने वाला है, ये एरो का निशान आपको इधर दिखाई देगा। और ये सर एरो का निशान इधर भुजा से टकराने का, इधर भुजा की साइड था तो देखिए ये इधर भुजा की साइड में एरो का निशान हो जाएगा। लो जी सर, ये एरो का निशान इधर हो जाएगा। अब बात करें भैया हम इसकी, ये चीज तो इधर से इधर चली गई, लेकिन इसकी बात करें तो बंधु ये आपका गोले वाला निशान ऐसे हो जाएगा और इसमें आपको ऐसे पलट करके दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से जो आपका परिवर्तन है, मेरे हिसाब से जो आपका परिवर्तन है वो किस इस प्रकार से होने वाला है। अब यहां पर आप काम की बात को समझें। दर्पण प्रतिबिंब में जो आपने रिजल्ट निकाला, वो रिजल्ट ये निकाला कि दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर वस्तु का, बंधु दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर वस्तु का केवल बायां दायां बदलता है, जबकि ऊपर नीचे वाला भाग हमेशा अपरिवर्तित रहता है। तो यहां पर एक लाइन आप जो आपने रिजल्ट निकाला, परिणाम ये निकाला, वो ये निकाला था। नोट डाल के लिखेंगे, इसको ध्यान से लिखेंगे। दर्पण में ये बात काम की बात है, रिजल्ट निकल के यही आया है। दर्पण में देखने पर वस्तु का, दर्पण में देखने पर वस्तु का केवल बायां और दायां ही, वस्तु का बायां और दायां ही आपस में बदलता है, आपस में बदलता है। वस्तु का केवल क्या बदलता है रे, बायां एवं दायां ही आपस में बदलता है, आपस में बदलता है, जबकि ऊपर एवं नीचे वाला भाग, ऊपर एवं नीचे वाला भाग हमेशा अपरिवर्तित रहता है। ध्यान दे मेरी बात पर, ये गजब की बात लिखाई जा रही है आपको, ये काम की बात है। देखिए घड़ी के साथ में मैं दर्पण भी क्लियर करना चाह रहा हूं, आपका दर्पण प्रतिबिंब का रोग भी खत्म करना चाह रहा हूं। ये सर आपको एक्स्ट्रा चीज थोड़ी सी लेके चल रहा हूं, ये एक्स्ट्रा चीज आपको अखरनी नहीं चाहिए, ये आपके काम की चीज है, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब आपके सिलेबस में है। तो मेरे भाई दर्पण की बात को सुने। दर्पण में देखने पर वस्तु का केवल बायां और दायां ही आपस में बदलता है, जबकि ऊपर एवं नीचे वाला भाग हमेशा अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित रहता है, यानी कभी नहीं बदलता। दर्पण में देखने पर वस्तु का केवल बायां दायां ही आपस में बदलता है, जबकि ऊपर नीचे वाला भाग हमेशा अपरिवर्तित रहता है। यह दर्पण की सर आपकी मेन विशेषता है। तो देखिए आपने देखा दर्पण में देखने पर, मैंने कहा वस्तु का, देखिए दर्पण लगता कैसे है,
देखिए आपने, मैंने कहा सर जब किसी अक्षर संख्या शब्द आकृति के बाएं या दाएं दर्पण लगा दिया जाए तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब को हम दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। जो प्रतिबिंब बनके तैयार होता है इसे हम दर्पण प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं या कहते हैं। इसके बाद में मैंने कहा दर्पण तो बाएं या दाएं लगता है, लेकिन दर्पण में जो वस्तु का बदलता है वो सिर्फ बाएं और दाएं ही बदलता है, जबकि ऊपर और नीचे वाला भाग हमेशा कैसा रहता है बंधुओं, अपरिवर्तित रहता है। तो ये दर्पण से संबंधी कुछ छोटी छोटी सी बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। हाँ जी सर, ये बात थी। अब आपको मैं दर्पण को आपके घड़ी से जोड़ने का प्रयत्न करूंगा। तो यहां पर अब आप हेडिंग डालें, घड़ी के समय को दर्पण प्रतिबिंब में देखना। अब आप हेडिंग डालेंगे टैप नंबर 1 में ही, घड़ी के समय को दर्पण प्रतिबिंब में देखना। दर्पण प्रतिबिंब में देखना, घड़ी के समय को दर्पण प्रतिबिंब में देखना। ठीक है सर, घड़ी के समय को अब हम दर्पण प्रतिबिंब में देखने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए घड़ी के समय को दर्पण प्रतिबिंब में हम किस प्रकार से देखते हैं, आइए मेरे साथ समझने की कोशिश करें। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक घड़ी बना लीजिए, एक घड़ी बनाइए और देखिए सर घड़ी में हमारी स्थिति किस प्रकार से होती है। हाँ भाई, हेडिंग दोबारा से डालिए। मैंने हेडिंग ये डलाई थी, घड़ी के समय को दर्पण प्रतिबिंब में देखना। घड़ी के समय को भैया जी किस में देखना, घड़ी के समय को दर्पण प्रतिबिंब में देखना। तो यहाँ पर आप सीखने वाले हैं सर, घड़ी के समय को दर्पण प्रतिबिंब में देखना सीखने वाले हैं। तो देखिए घड़ी के समय को हम दर्पण प्रतिबिंब में कैसे सीखते हैं, आइए बात को समझें। तो देखिए यहाँ पर एक घड़ी बनाने का मैं प्रयत्न कर रहा था। तो देखिए आप घड़ी बनाएंगे सबसे पहले। हाँ जी, लो जी मैंने यहाँ पर आपकी घड़ी तैयार की है। थोड़ा कलर परेशान कर रहा है आपको, ये ब्लैक कलर दिख जाएगा क्या आपको? देखिए सर ये घड़ी हमने ली है, ये हमने घड़ी ली आपकी, ध्यान देना मेरी बात पर, ये घड़ी हमने ले ली। अब घड़ी जब हमने ली तो मैं कुछ अंक आपके सामने रख रहा हूँ, बात को आप समझेंगे। हाँ जी, तो देखिए मैं कुछ अंक आपके सामने रख रहा हूँ, घड़ी में परिवर्तन करके बता रहा हूँ। ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। तो देखिए घड़ी के बाएं या दाएं हम आपको दर्पण लगा के बताएंगे। 1 2, यह 4, यह 5, ये 7, ये 8 और ये 10 और ये आपका 11। 1 मिनट आप धैर्य रखेंगे थोड़ा सा। तो देखिए जब हम घड़ी के बाएं या दाएं दर्पण लगाएंगे तो हालात क्या बनेंगे, देखिए सर यहाँ पर मैं घड़ी के बाएं एक दर्पण लगा रहा हूँ। तो आप दर्पण जब घड़ी के बाएं लगाओगे तो आप एक बात समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर कौन सी बात स्पष्ट होकर आ रही होगी। तो देखिए यहाँ पर बात स्पष्ट हो रही है आपकी, यहाँ पर बात आपकी स्पष्ट होकर आ रही है। ये देखिए घड़ी का ये दायां भाग है, बोलो है या नहीं, घड़ी का ये बायां भाग है। तो आप जानते हैं दर्पण में देखने पर वस्तु का बायां दायां बदल जाता है। तो मुझे बताइए
9 का जो आपका अंक है और 3 का अंक है ये आपस में बदल जाएंगे कि नहीं। जो अंक आपका 9 पे है वो 3 पे चला जाएगा, और जो 3 पे जो यहाँ है वो 3 का अंक आपका यहाँ आ जाएगा, तो 9 और 3 12 हो रहा है। इसके बाद में बताओ 10 कहाँ चला जाएगा, 2 की जगह पे, 11 कहाँ चला जाएगा, 1 की जगह पे, 8 4 की जगह पे, और 7 आपका चला जाएगा 5 की जगह पे। तो यहां से परिणाम ये निकला कि एक तो 12 का अंक नहीं बदलता और एक आपका 6 का अंक नहीं बदलता। तो दर्पण में देखने पर हमारे, हाँ जी, जब भी हम किसी घड़ी के समय को दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं तो सभी अंकों ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है। और एक बात और समझें, जिन अंकों ने अपना स्थान परिवर्तन किया है उनका योग 12 हो रहा है। देखो 11 बदलेगा 1 के साथ तो 11 और 1 12 हो रहा है, 10 बदलेगा 2 के साथ तो 10 और 2 12 हो रहा है, और 9 बदलेगा 3 के साथ तो 9 और 3 12 हो रहा है, 8 बदलेगा 4 के साथ तो 8 और 4 12 हो रहा है, 7 बदलेगा 5 के साथ तो 7 और 5 12 हो रहा है। 100 बातों की एक बात, दर्पण प्रतिबिंब में जो आपस में परिवर्तन होगा या बदलेंगे उनका योग बंधुओं 12 होगा, और 12 और 6 के अंक आपस में नहीं बदले, 12 और 6 के अंक अपरिवर्तित रहेंगे। अर्थात मेरा कहने का भाव यह है, दर्पण प्रतिबिंब में एक तो 12 का अंक ऐसा होता है जो देखने पर परिवर्तन नहीं करेगा, और एक आपके 6 का अंक ऐसा होता है जो परिवर्तन नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब का समय बताना हो तो या तो आप घड़ी की दोनों सुइयों की तुलना 12 के अंक से करेंगे, और या फिर हम घड़ी की सुइयों की तुलना आपके 6 के अंक से करेंगे। किससे करेंगे? 6 के अंक से करेंगे, क्योंकि दो ही अंक ऐसे हैं जो दर्पण में देखने पर बंधु अपरिवर्तित रहते हैं। तो मेरा रिजल्ट कहने का यह है, दोनों सुइयों की तुलना हम 12 और 6 के अंकों से करेंगे। जो सुई 12 और 6 के अंक के जितने बाएं होगी उसे उतनी दाएं पहुंचा देंगे, जबकि दाएं होने पर उसे उतनी बाएं लाते हुए हम दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात करेंगे। तो ये तो सर आपकी बेसिक कंडीशन हुई। कैसी कंडीशन हुई सर? बेसिक कंडीशन हुई। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, क्या गुरुजी हम एग्जाम हॉल में इस प्रकार से घड़ी बना करके प्रतिबिंब बनाते हुए, परिवर्तन करते हुए घड़ी 12 और 6 के अंकों से तुलना करते हुए दर्पण प्रतिबिंब बताएंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना सर। ये तो थोड़ा सा मैंने बताया है कि दर्पण में जब घड़ी को देखते हैं तो क्या बदलता है क्या नहीं बदलता। तो आपको क्लियर पता चला कि 12 का और 6 का अंक नहीं बदलेगा, बाकी सब बदल जाएंगे। तो जब भी आपको बेसिक क्वेश्चन करना हो तो दोनों सुइयों की तुलना आप 12 6 के अंकों से करिएगा, और अपने प्रश्न का जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाए उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करिएगा। ठीक है सर, ये तो बेसिक कंडीशन हुई। लेकिन दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात करने के लिए हम भाई अनेक सूत्रों का सहारा लेते हैं, निम्न सूत्रों का सहारा लेते हैं। तो कुछ सूत्र मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिनके द्वारा, कुछ फार्मूले आपके सामने रख रहा हूं, जिनके द्वारा आप डायरेक्ट भी दर्पण प्रतिबिंब का समय बता सकते हैं। तो अब आप आगे लिखेंगे, यहां पे लिखो नोट डाल के, घड़ी के समय का, डालो नोट, घड़ी के समय का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए घड़ी के समय का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए हम निम्न सूत्रों का सहारा लेते हैं। हम निम्न सूत्रों का सहारा ले सकते हैं। तो मेरे बंधुओं, दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात करने के लिए आप निम्न सूत्रों का सहारा ले सकते हैं। तो देखिए वो सूत्र आपके कौन कौन से हैं। घड़ी की आप हेडिंग पढ़ पा रहे होंगे, घड़ी के समय का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए हम निम्न सूत्रों का सहारा ले सकते हैं। तो देखिए मैं आपको सूत्र बता दूं, हम जिन सूत्रों का घड़ी का समय ज्ञात करने के लिए सहारा लेंगे, वो एक तो आपका फॉर्मूला होगा सर 1160। आपकी इच्छा हो तो फॉर्मूले से कर लेना, आपकी इच्छा हो तो बेसिक कर लेना। एक तो हमने लिया 1160 और दूसरा ले रहे हैं सर हम 2360। दूसरा क्या ले रहे हैं हम? 2360 लेंगे। तो यहाँ पर जो 11 है ये आपका घंटे का काम करेगा
और आपका जो 60 है ये सर आपके मिनट का काम करेगा, और यहाँ पर फिर हमने 23 जो लिया है ये भी आपके घंटे का समय काम करेगा, और सर ये आपका मिनट का काम करेगा। तो अपन दो सूत्रों का सहारा लेंगे, या तो हम 1160 का सहारा लेंगे या फिर हम 2360 का सहारा लेंगे, और इनका सहारा लेते हुए हम हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे। तो देखिए इन दो फॉर्मूलों के द्वारा आप दर्पण प्रतिबिंब का समय बता सकते हो। तो यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप अपने प्रश्न का जवाब देंगे। तो देखिए प्रश्न हमारा ये है, एक मेरा एग्जाम्पल, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल। एक घड़ी में 8:20 का समय हुआ है, 20 मिनट का समय हुआ है। यदि इस घड़ी के समय को, यदि इस घड़ी के समय को दर्पण प्रति बिंब में देखा जाए तो हमें कितना समय प्रतीत होगा। यदि इस घड़ी के समय को दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो हमें कितना समय दिखाई देगा, कितना समय दिखाई देगा। तो मेरे बंधुओं ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए 8:20 का समय है, इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। 8:20 का समय है, जब इस समय को दर्पण में देखा जाए तो हमें कितना समय प्रतीत होगा। तो देखिए 8:20 का समय है, तो आप चाहें तो 11:60 में से घटा सकते हैं और आप चाहें तो 23:60 में से घटा सकते हैं, जहां से भी अच्छा लगे आप घटा के आंसर दे सकते हैं। तो देखिए पहले मैं 11:60 में से घटाकर आंसर दे रहा हूं आपका। 11:60 माइनस आप 8 आपका 20 करोगे तो मुझे जल्दी से रिप्लाई करिए यहां पर कितना बचेगा। तो आप कहोगे यहां पर हमारा 40 बच गया। कितने मिनट बच गया? 40 मिनट। और यहां पर बंधुओं कितने घंटे बच गए आपके? 3, 8 3 11, 3 घंटे। तो यानी कि मतलब क्या निकल के आया, जब हम इसको दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे तो 3:40 का समय दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? 3:40 का समय हमें दिखाई देगा। लेकिन बंधुओं में बात करूं, आप कहें सर हमें तो ये 11:60 याद नहीं रहा, हमें तो 23:60 याद है। तो 23:60 अगर आपको याद है तो अभी आपके प्रश्न का आंसर यही आने वाला है। देखो 8:20 के समय को आप इसमें से जब माइनस करोगे तो आप जानते हो यहाँ पर मिनट कितने आने वाले हैं, तो आप कहोगे 40 ही मिनट आएंगे। और बात करें सर घंटे की, तो यहाँ पर मुझे जल्दी से रिप्लाई करेंगे, हाँ जी, यहाँ पर जल्दी से मुझे रिप्लाई करेंगे आपके जो घंटे हैं वो कितने आने वाले हैं। तो आप कहेंगे सर फटाफट से, हाँ जी, यहाँ 8 घटाना है आपको। किस में से घटाना है? 8 आपको बंधुओं 8 घटाना है। तो 23 में से जब 8 घटाओगे तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15। और 15:40 का मतलब आप जानते हो, 15:40 का मतलब वही 3:40 होगा। तो कुल मिला के आपके प्रश्न का जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका 3:40 आएगा। अब आप कहें सर 15:40 का मतलब हम नहीं जानते। 15:40 सर आपका रेलवे का समय है। किसका समय? रेलवे का समय। 15 12 से कितना ज्यादा हुआ है? तो आप कहोगे सर 3 ज्यादा हुआ है। कितना? 3 ज्यादा। तो 12 और 3 कितना हो गया? 15 हो गया। अभी यहाँ पर 18 आ जाता तो 12 में कितना जोड़ने पर 18 आ रहा है? तो आप कहोगे सर 12 में 6 जोड़ने पर 18 आ रहा है। तो 18 का मतलब 6 बजे होता। अभी यहाँ पर 20 आ जाता। कितना आ जाता? 20। तो 20 का मतलब क्या होगा? 20 का मतलब सर 8 होगा। क्यों? क्योंकि 12 में कितना जोड़ने पे 20 हो रहा है? तो 12 में 8 जोड़ने पर 20 हो रहा है। तो सर ये आपके रेलवे के समय के पैटर्न, रेलवे के समय की बात है। तो देखिए ऐसे भी जवाब दे सकते हैं और ऐसे भी आप अपने प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे प्रश्नों में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक और प्रश्न यहाँ से देखिए फटाफट से और अपने प्रश्न का जवाब देना। एक और प्रश्न यहाँ से, एक घड़ी के समय को
कि समय को दर्पण में देखा गया, दर्पण में देखा गया, तो उस समय दर्पण में, उस समय एक घड़ी के समय को दर्पण में देखा गया, तो उस समय दर्पण में 12:35 प्रतीत हो रहा था। उस समय दर्पण में 12:35 प्रतीत, 12 बजकर कितना मिनट भैया, 12:35 प्रतीत हो रहा था, प्रतीत हो रहा था, हो रहा था। तो बताइए घड़ी में वास्तव में, तो बताइए घड़ी में वास्तव में कितना समय हो रहा था, कितना समय हो रहा था, यानी घड़ी का वास्तविक समय आपको बताना है। यहां पर प्रश्न का भाव यह है, एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िए। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, एक घड़ी के समय को दर्पण प्रतिबिंब में देखा गया, तो उस समय दर्पण में 12:35 प्रतीत हो रहा था। तो बताइए घड़ी में वास्तव में कितना समय हो रहा था। तो घड़ी में हकीकत समय क्या हो रहा था, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, घड़ी का समय देके दर्पण का समय पूछा जाए या दर्पण का समय देकर घड़ी का समय पूछा जाए, बात एक ही है सर, बात एक ही है। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, वही अपना फार्मूला उठा के लाना है। तो फार्मूला जब उठा के लाएंगे तो 2360 है, क्या है बंधु हमारा 2360। तो 2360 में से आप 12:35 माइनस कर दीजिएगा। तो 12:35 माइनस करोगे तो यहाँ पर बंधु आप समझ पा रहे होंगे 12:35, तो यहाँ पर बताइए सर 5 बचेगा, यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये 25 हो जाएगा। तो बताइए 25 तो अपने मिनट बच जाएंगे। और बताइए इधर से कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा, फिर यहाँ पर आपका वापस 1 बच जाएगा। तो बताइए आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 11:25, यानी उस समय घड़ी में हकीकत में 11:25 का समय हो रहा था। यही हमारे प्रश्न का, हाँ जी, वास्तविक आंसर होगा। उस समय जब घड़ी के समय को देखा गया, घड़ी के समय को दर्पण में देखा जा रहा था, तो दर्पण प्रतिबिंब में तो हमें मेरे बंधु 12:35 दिखाई दे रहे थे, लेकिन हकीकत में उस समय जो समय हो रहा था वो भैया 11:25 का समय हो रहा था। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो हम जवाब है इस प्रकार से देंगे। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं शायद ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करोगे, लेकिन फिर भी एक बात मैं यहां पर आपको नोट डलवा के लिखा सकता हूं। एक नोट और लिख लीजिए, एक लाइन और लिखिए, दर्पण का समय देकर, सॉरी ऐसे लिखेंगे, देखिए घड़ी का समय देकर, घड़ी का समय देकर दर्पण का समय पूछे, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं। घड़ी का समय देकर दर्पण का समय पूछे या घड़ी का समय देकर दर्पण का समय पूछे, या दर्पण का समय देकर समय देकर घड़ी का वास्तविक समय पूछे, घड़ी का बंधु कैसा समय पूछे, वास्तविक समय पूछे, तो ऐसी स्थिति में हम इस एक ही सूत्र के
द्वारा अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। सूत्र के द्वारा अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आराम से आप जवाब दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज के बाद में इन प्रश्नों में आप उलझोगे नहीं। दर्पण का समय देके घड़ी का पूछ ले या घड़ी का देके दर्पण का पूछ ले, आपको इन दो फॉर्मूलों के द्वारा अपने प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है। इन प्रश्नों में आपको किसी भी प्रकार से उलझना नहीं है। उम्मीद कर सकता हूं बात समझ में आ गई होगी। आज की क्लास लेने के बाद में बंधुओं इन प्रश्नों में आप गलती नहीं करोगे। यहाँ से एक छोटा सा और प्रश्न देखिए। कई बार आपको बेतुकी भाषा में फंसा देता है। जैसे मैंने यहाँ पर प्रश्न लिख दिया, कि एक घड़ी में, प्रश्न मेरा, एक घड़ी में 5 बजे हैं। घड़ी में ध्यान दें सर, कितने बजे हैं? 5 बजे हैं। तो बताइए 5 बजे हैं, तो बताइए दर्पण में देखने पर हमें कितना समय प्रतीत होगा? कितना समय प्रतीत होगा, ये सर आपको फाइंड आउट करना है। तो दर्पण में देखने पर हमें कितना समय प्रतीत होगा। घड़ी में कितने बजे हैं सर? 5 बजे हैं। लेकिन अब आपकी यहाँ पर थोड़े बहुत खोपड़ी में वायरस आ सकता है कि सर आपने तो हमें आपने मिनट के साथ में घंटे में समय बताया है, मिनट दी हैं आपने, तो हमें तो पूरा समय देकर आपने कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं। यहाँ तो समय पूरा दिया गया है। देखिए सर, समय बिल्कुल पूरा दिया गया है। 5 बजे हैं, यानी घड़ी में कितने बजे हैं सर? 5 बजे। तो बताइए दर्पण में देखने पर हमें कितना समय दिखाई देगा? तो आप कहोगे सर हमारे पास तो दो ही फॉर्मूले, 1160 है और आपने बताया था 2360 है। यहाँ तो प्रश्न में मिनट का कोई मतलब ही नहीं है, प्रश्न में मिनट का कोई मतलब ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है। तो एक बात बताओ, आप समझदार आदमी हो, हाँ जी समझदार आदमी हो मेरे भाई, 1160 का मतलब भी तो 12 बजे होता है भाई। जब उसने समय पूरा दिया तो आप भी अपने समय को पूरे में बदल लो। यहाँ पर भी बताओ सर 2360 का मतलब क्या होता है? 24 बजे होता है भाई, और 24 बजे का मतलब भी तो 12 बजे होता है। बोलो होता है या नहीं? तो मेरे भाई यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता कहाँ है? अगर उसने समय पूरा दिया है तो आप भी अपने टाइम को पूरे समय में बदल दो। 1160 का मतलब 12 बजे ही होता है, 2360 का मतलब 24 बजे होता है, और 24 बजे का मतलब भी दूसरी भाषा में, 24 बजे का मतलब भी भैया जी दूसरे शब्दों में वही आपका 12 बजे होता है। इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता कतई नहीं है। अब आप अपने प्रश्न का जवाब आराम से दे दो। तो देखिए सर, 12 बजे में से जब आप 5 बजे माइनस कर दोगे, 12 बजे में से जब 5 बजे माइनस कर दोगे तो बोलो सर कितना आएगा? तो यहाँ पर आएगा 7 बजे। कितना आएगा सर? 7 बजे। और 7 बजे हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 7 बजे हमारे प्रश्न का क्या होगा सर? करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सर इस स्थिति में अगर प्रश्न आपसे कर दिया जाए तो आप गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल सर गलती नहीं करेंगे। ओके सर, एक स्थिति और यहां पर पूछ सकता है। वैसे कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला नहीं है, फार्मूला चेंज होने वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन एक कंडीशन और आपके सामने रख सकता है, तो वो कंडीशन भी फटाफट से आप देख लीजिए। तो प्रश्न मेरा ये है, एक घड़ी में 4:10, ये कंडीशन थोड़ी सी अलग है। 4:10 25 सेकंड का समय हुआ है। एक घड़ी में 4:10 25 सेकंड का समय हुआ है। तो बताइए दर्पण में
देखने पर कितना समय प्रतीत होगा, कितना समय प्रतीत होगा। यानी कि देखना किस में है सर, दर्पण में देखना है। तो दर्पण में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है या बताना है। तो फटाफट से रिप्लाई कीजिए, दर्पण में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा। अब यहाँ पर भी आप माइंड में वायरस ला सकते हो, सर यहाँ तो घंटे भी दे रखे हैं, यहाँ तो मिनट भी दे रखे हैं, यहाँ तो सेकंड भी दे रखे हैं, यहाँ तो मामला पूरा गड़बड़ है। अरे बोलो यार, मामला पूरा गड़बड़ है। कुल मिला के घंटे हैं, मिनट हैं और सेकंड का भी प्रश्न में जिक्र किया गया है। तो देखिए सर, जब तीनों कंडीशन आपके सामने रख दी जाएं तो आप भी मेरे भाई थोड़ा सा भेजा लगाइए। ज़्यादा भेजा आपको नहीं लगाना है, थोड़ी सी खोपड़ी इसमें लगा देनी है। तो थोड़ी सी खोपड़ी लगाएं। तो अब हमको भैया जी समय के साथ में मिनट चाहिए, मिनट भी चाहिए, सेकंड भी चाहिए। तो आपका जो समय है उसको देखो, लेना तो वही 12 बजे है, टारगेट तो हमारा वही 12 बजे है। तो इसको आप लिख सकते हो सर, देखो उसी समय को आप ऐसे प्रश्न का जवाब देने के लिए 23, 59 और 60 करके आप अपने प्रश्न का जवाब दे सकते हो। 23, 59, 60। तो इसमें मैं मतलब बता दूं, आप घबराएं नहीं। 23, 59, 60 का मतलब बता दूं। यहाँ पर 23 तो आपके घंटे होंगे, 23 तो आपके घंटे होंगे, 59 आपके मिनट होंगे, 59 आपके क्या होंगे, मिनट होंगे, और यहाँ पर 60 बंधु आपके सेकंड होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे समय की कैलकुलेशन अगर हम करें, इस पूरे समय की कैलकुलेशन अगर बंधु हम करें तो 23 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड, 23 घंटे से 59 मिनट 60 सेकंड का जो पूरा मतलब निकल के आता है वही 12 बजे निकल के आता है कि नहीं। अरे वही 12 बजे है कि नहीं। और 12 बजे का मतलब वही देखो, 11:60 भी मैंने कहा इसे, 23:60 भी मैंने इसे कहा। बोलो सर, 23:60 का मतलब भी वही 12 बजे है। 23:60 का मतलब भी बंधु वही क्या है, 23:60 कह रहे थे तब भी। 23:60 का मतलब भी कितना बजे निकल करके आ रहा था, 23:60 का मतलब भी 12 बजे था। और 11:60 का मतलब भी कितना बजे है, 12 बजे। 23:60 का मतलब भी बंधु कितने बजे है, 12 बजे। और यहाँ पर भी बताओ सर, 23 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड का मतलब भी कितने बजे है, 12 बजे है। तो अगर सेकंड का जिक्र प्रश्न में कर दे तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे अपने प्रश्न का जवाब आराम से दे सकते हैं। तो घंटे में से घंटे घटा दीजिए, मिनट में से मिनट घटा दीजिए और सेकंड में से सेकंड का हाजी माइनस कर दीजिए और आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो घटाइए फटाफट, 4, 10 और भैया जी कितने सेकंड हैं, 25 सेकंड। आप जानते हो घड़ी में सबसे पहले छोटी इकाई में से घटता है। तो यहाँ पर 25 घटेगा तो आपके सेकंड कितने बच जाएंगे, आप कहोगे सर 35 सेकंड बच जाएंगे। बात करूं सर मिनट की तो 59 में से 10 मिनट जाएंगे तो आप कहोगे सर 49 मिनट आ जाएंगे। बात करूं सर घंटे की तो यहाँ पर बताइए 23 में से जाएगा तो 19 घंटे आ जाएंगे। कितने घंटे आ जाएंगे, 19। अब 19 का मतलब आप खूब जानते हो, 12 और 7 19 होते हैं। तो ये आएगा 7:49 और आपका 7:49 और 35 सेकंड, 35 सेकंड का समय दिखाई देगा, का समय दिखाई देगा बंधुओं। तो ये हमारे प्रश्न का यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। बोलो बंधुओं कितना दिखाई देगा, 4:49 35 सेकंड का समय बंधुओं हमको दिखाई देगा। तो अब शायद आपको भी बिलीव हो गया होगा कि शायद इस प्रकार की कंडीशन से कोई सा भी प्रश्न आ जाए तो आप बिल्कुल बेझिझक इन प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते हो, जवाब दे सकते हो। उलझने की बंधुओं कतई आवश्यकता नहीं है। एक और यहाँ से कंडीशन बनती है जो कंडीशन थोड़ी सी अलग है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो एक और कंडीशन यहाँ से दी जाती है कई बार, तो ये कंडीशन आप और समझ लें। तो देखिए वो कंडीशन क्या है। देखो ये अजीबोगरीब क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, डिफरेंट लगेगा। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए डिफरेंट क्वेश्चन है, एक घड़ी में 5:45 का समय हुआ है, 5:45 का समय हुआ है।
यदि इस घड़ी के यदि इस घड़ी के यदि इस घड़ी के बाईं तरफ क्रमशः ए तथा बी दो दर्पण लगा दिए जाएं, दो दर्पण लगा दिए जाएं, लगा दिए जाएं, तो बताइए वी दर्पण में देखने पर हमें कितना समय प्रतीत होगा, यानी कि आपको जो टाइम बताना है वो वी दर्पण का समय बताना है। बंधु कौन से दर्पण का समय बताना है? वी दर्पण का समय बताना है। तो अब आप मेरे से कहेंगे सर ऐसा प्रश्न तो आपने अब तक नहीं बताया, ये कंडीशन तो सर आपने नहीं बताई। तो ये कंडीशन मैंने आपको नहीं बताई थी, तो यहाँ पर आप ये कंडीशन समझेंगे। तो देखिए इस कंडीशन को समझाने के लिए हाँ जी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, हाँ जी, जिससे कंडीशन आपको स्पष्ट दिखाई दे जाए। हाँ भाई ये कर लेते हैं। प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो सर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो ये बैकग्राउंड मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर मैं आपका एक घड़ी का स्वैप ले लेता हूँ। लो जी, ये घड़ी मैंने आपके सामने ले ली। अब देखिए कंडीशन पर थोड़ा सा गौर करना सर। यहाँ पर एक तरीके से मैं बात को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 12 लिखा, मैंने यहाँ 6 लिखा, यहाँ आपका 3 लिखा हुआ है और यहाँ आपका 9 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बंधु? 9। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें तो देखिए आपका 1 है, ये 2 है, ये आपका 4 है और ये आपका 5 है, ये आपका सर आपका 7 है, ये आपका 8 है, ये 10 है और ये आपका 11 है। बात को समझना आप, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, हालात अलग है क्वेश्चन के, कंडीशन अलग है क्वेश्चन के। यहाँ पर डबल दर्पण का क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो टोटल प्रश्न पढ़े थे वो सिंगल दर्पण के थे। अब हम जो प्रश्न पढ़ रहे हैं ये प्रश्न आपका डबल दर्पण का प्रश्न है। तो मैं डबल दर्पण रख के बता रहा हूँ आपको। देखिए एक दर्पण तो मैंने ये लगा दिया, लो जी ये तो तुम्हारा ए दर्पण है। एक दर्पण मैंने और लगा दिया सर, लो जी मैंने कह दिया ये आपका बी दर्पण है। तो सामने वाला तुमसे बी दर्पण का समय पूछ रहा है। कौन से दर्पण का समय पूछ रहा है? बी दर्पण का। तो आप खूब जानते हो घड़ी में जो परिवर्तन होता है, घड़ी के समय का जो परिवर्तन होता है, तो आप जानते हो दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर घड़ी में केवल बायां दायां बदलता है। क्या बदलता है बंधुओं? बायां दायां। तो जो चीज जितने बाएं है वो कहाँ जाएगी? दाएं, और जो दाएं है वो कहाँ जाएगी? बाएं। तो आप जानते हो घड़ी का ये बायां भाग है और घड़ी का ये कौन सा भाग है? दायां भाग। तो दाएं बाएं जो चीज है वो दाईं तरफ जाएगी, दाएं जो चीज है वो बाईं तरफ आ जाएगी। ये सर आपकी घड़ी का मेन कॉन्सेप्ट है। क्या है सर? ये घड़ी का आपका कॉन्सेप्ट है। तो देखिए कॉन्सेप्ट को आप गौर से समझिएगा। कलर आपको परेशान तो नहीं कर रहा है सर? ये बैकग्राउंड वाला कलर आपको परेशान तो नहीं कर रहा है? मेरे हिसाब से तो परेशान करना नहीं चाहिए, ये सही रहेगा, बेटर रहेगा। अच्छा दिख रहा है सर, ये बेटर दिख रहा है। देखिए सर दिखना चाहिए, कोई सा भी कलर हो दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हमने कलर ही कुछ इस प्रकार का चूज किया है। तो देखिए मेरे भाई फटाफट से आप रिप्लाई करें। कौन से दर्पण का समय पूछा जा रहा है आपसे? बी दर्पण का। तो घड़ी में पहले तो ये बताओ समय कितना हो रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि घड़ी में जो समय हुआ है वो समय हुआ है सर 5:45 का। तो पहले तो ये पता लगाओ 5:45 कैसे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब 5:45 होंगे तो आपकी मिनट वाली जो सुई होगी वो भैया 9 के ऊपर होगी। मिनट वाली सुई आपके 9 के ऊपर होगी, और घंटे वाली जो सुई है 5:45 की बात हो रही है सर। तो 5:45 पर आपकी जो घंटे वाली सुई है वो सर 5:45 के इर्द गिर्द आ जाएगी।
इर्द गिर्द क्या आई जाएगी सर, 5:45 के आसपास आ जाएगी। लो जी सर, घड़ी की दोनों सुइयों के हालात ये होंगे। लो जी, अब आप ध्यान से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। 6 के मैं 2 भाग कर देता हूं। 6 का इधर वाला हिस्सा बायां है और 6 का इधर वाला हिस्सा दायां है। दर्पण प्रतिबिंब में मैंने खूब बताया सर, परिभाषा दे दे के बताया कि दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर वस्तु का जो भाग बाएं होता है वो दाएं दिखाई देता है, जो दाएं होता है वो बाएं दिखाई देता है। तो गौर करिए मेरे भाई, तो देखिए घड़ी में ये घंटे वाली सुई है। लो जी, अब बताओ सर, जब इस समय को हम, ये तो मैंने विभाजन किया है सर, ये तो इससे कंफ्यूज नहीं हो, ये तो मैंने विभाजन किया है, घड़ी का समय तो आपको दिखाई दे रहा है। अब मुझे बताइए, जब हम इस समय को दर्पण में देखेंगे, दर्पण ए में देखेंगे, तो जो सुई 9 पे दिखाई दे रही है मिनट वाली, ये 9 पे से सुई किस पे चली जाएगी, 3 पे चली जाएगी। गौर करो मेरी बात पे, मिनट वाली सुई 3 पे चली जाएगी। और बताओ घंटे वाली जो सुई थी, जो तुमको इधर दिखाई दे रही थी, ये घंटे वाली सुई बंधुओं कितने मिनट दाएं थी, 6 के 15 मिनट दाएं थी, तो 6 के 15 मिनट बाएं आ जाएगी। 15 मिनट दाएं थी तो 15 मिनट कहाँ आ जाएगी, बाएं आ जाएगी बंधुओं। लो जी, 15 मिनट जब बाएं आएगी तो बोलो सर यहाँ दिखाई देगी कि नहीं। अब मुझे बताओ, मिनट वाली सुई यहाँ होगी और घंटे वाली सुई आपकी यहाँ होगी, घंटे वाली सुई आपकी यहाँ होगी। तो मुझे जल्दी से रिप्लाई करिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मिनट वाली सुई इधर होगी, घंटे वाली सुई यहाँ होगी, 6 से थोड़ी सी ऊपर। तो इस समय को आप क्या कहोगे, तो इस समय को आप कहोगे 6 बजकर के 15 मिनट का समय कहोगे। 6 बजकर के क्या कहोगे बंधुओं, 15 मिनट का समय कहोगे। थोड़ी सी खिचड़ी हो गई है, हाँ जी, सफाई, इसको थोड़ा सा सफाई दे देता हूँ यहाँ पर, इतना कंफ्यूज नहीं हो सर, इसमें थोड़ी सी मैं सफाई कर देता हूँ क्योंकि आपको सुइयों के बारे में कंफर्म नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता कतई नहीं है। लो जी, आपको क्लियर पता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, घड़ी में भैया जी कितने बज रहे हैं, हाँ जी 5:45 मिनट। तो 45 मिनट जब मेरे भाई होंगे तो घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी, इसमें किसी को कोई शक है क्या। तो ये घंटे वाली होगी, ये मिनट वाली होगी। लेकिन अब मैं यूं कह रहा हूं, जब दर्पण में देखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे, दर्पण ए में देखेंगे, तो मिनट वाली सुई ऑलरेडी 3 पर चली जाएगी। लो जी, मिनट वाली सुई का दर्शन करो, यहां से 3 पे दिखाई देगी। और घंटे वाली सुई 6 के 15 मिनट दाएं दिख रही है, तो 6 के 15 मिनट बाएं आ जाएगी और बाएं आ जाएगी तो घंटे वाली सुई यहां दिखाई देगी। अब मुझे बताओ, मैं यही तो समझाना चाहता हूं, यहां मिनट वाली सुई होगी या घंटे वाली सुई होगी, तो समय आपका कितना दिखाई देगा। तो आप जानते हो दर्पण ए में हमको 6:15 का समय दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा, 6:15 का समय दिखाई देगा दर्पण ए के अंदर। लेकिन अब बात वो ए की नहीं कर रहा है बंधु, वो आपसे दर्पण बी की बात कर रहा है। तो मेरे भाई, जब दर्पण ए का समय, भैया देखो ए दर्पण में तो ये दिखाई दिया और ए का समय बी में दिखाई देगा। ए का समय किस में दिखाई देगा, बी में दिखाई देगा। तो एक बात बताओ, ए के समय को जब हम बी में देखेंगे तो मेरे भाई, जो सुई हमारी मिनट वाली 3 पर है, ये घूम के वापस 6 पे आ जाएगी। बोलो सर, जब दर्पण ए के समय को बी में देखेंगे, जो सुई 3 पे वो घूमकर वापस 9 पे दिखाई देगी। और भैया जी, जो सुई ये घंटे वाली 6 के दाएं थी, सॉरी ये बाएं थी, ये घंटे वाली सुई कहां थी रे, बाएं, तो ये यहां से उठ के जाएगी, ये यहां से उठ के जाएगी। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये सुई यहां से आपकी, यहां से वापस आपकी इधर आ जाएगी। कहां जाएगी, 5:45 पे आ जाएगी। और घंटे वाली जो सुई है आपकी, बात को समझे मेरे भाई, फिर कंफ्यूज में दिख रहे हो थोड़े से। हाँ भाई, मैं कह रहा हूं जो मिनट पे जो सुई थी, ये मिनट वाली सुई तो यहां आ गई। और जो सुई आपकी मेरे भाई, जो सुई आपकी 6 के यहां थी घंटे वाली, ये घंटे वाली सुई, बताइए ईमानदारी से, ये पलट करके भैया यहां आ जाएगी कि नहीं, ये पलट करके यहां अपनी जगह पे वापस पहुंच जाएगी, पिछली कंडीशन में पहुंच जाएगी। तो बोलो सर, यहां मिनट वाली आ जाएगी, यहां घंटे वाली फिर पलट के उधर चली जाएगी, इधर से उधर पहुंच जाएगी। तो यहां बी दर्पण में 5:45 का समय दिखाई देगा।
अब यहां पर एक बात आपके सामने स्पष्ट हो रही है कि दर्पण ए में जब देखा तो समय अलग आया और दर्पण बी में देखा तो हमारे घड़ी का जो समय था वही निकल के आया। तो यहां पर मैं बंधु आपको बता दूं, देखो दर्पण नंबर जो 1 है ये सर आपका विषम दर्पण है और दर्पण नंबर जो 2 है ये आपका सम दर्पण है। ये कैलकुलेशन इसमें चलेगी। दर्पण 3 में जब आप देखोगे, दर्पण 3 में देखोगे तो मैं आपको फिर बता दूं 3 एक विषम संख्या आएगी। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं इसका मैं। 3 विषम संख्या आएगी। फिर बात करूं दर्पण नंबर 4 की तो 4 एक सम संख्या का दर्पण होगा। किसका होगा? सम का। बात करूं फिर मैं भैया 5 की तो 5 जो आपका दर्पण होगा मेरे भाई, ये 5 दर्पण फिर आपका विषम का होगा। तो रिजल्ट निकल के ये आएगा। देखिए विषम दर्पण में 6:15 दिखा था, 5:45 के समय को जब दर्पण नंबर 3 में देखेंगे तो वापस 6:15 दिखाई देगा और 6:15 को वापस इस दर्पण में देखेंगे तो यहाँ पर बंधुओं आपको 5:45 दिखाई देगा और 5:45 को वापस इसमें दिखाई देखेंगे तो आपको 6:15 का समय दिखाई देगा। तो रिजल्ट ये निकलेगा सर, विषम दर्पण में देखने पर समय अलग प्रतीत होगा और सम दर्पण में देखने पर हमको घड़ी का समय ही दिखाई देगा। बोलो सर रिजल्ट यही तो निकला यहाँ पर। प्रत्येक विषम दर्पण में देखो सर अलग दिखाई दे रहा है। दर्पण विषम पहला कौन था? 1 में 6:15। दर्पण विषम 3 में 6:15। देखो सर दर्पण विषम 5 तो बताओ सर समय कितना? 6:15। और सम दर्पण में जब देख रहे हैं तो 5:45 भैया जी 5:45 दिखाई दे रहा है विषम सम दर्पण में। तो यहां पर बंधुओं मैं आपको 100 बातों की एक बात कह दूं एक ही लाइन में। आज के बाद किसी घड़ी के बाएं या दाएं दर्पण एक नहीं 1000 लगा दे, उसकी मर्जी हो जितने लगा दे, हम तो केवल एक बात का ध्यान रखेंगे कि वो हमसे समय सम दर्पण में पूछ रहा है या विषम दर्पण में। क्योंकि सम दर्पण में देखने पर घड़ी का जो समय है वही दिखाई देता है, जबकि विषम दर्पण में जो हमारा समय प्रतीत होता है वो अलग समय प्रतीत होता है। तो ध्यान ये बात का रखेंगे कि वो सम दर्पण में देख रहा है या विषम दर्पण में। सम में पूछेगा तो घड़ी का समय दिखाई देगा और विषम में पूछेगा तो समय अलग दिखाई देगा। यहाँ पर आप सूत्र का भी सहारा ले सकते हैं जो मैंने ऊपर बताए हैं। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि शायद मेरे हिसाब से दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्नों को आप चाह करके भी भविष्य में कभी भी गलत नहीं करोगे, मुझे उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है। तो इसी उम्मीद और पूर्ण विश्वास के साथ बंधुओं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।